वेलकम बैक बच्चों। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ओके, हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी अपनी बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस में आगे लिखा होगा बॉइलिंग। ठीक है, तो देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब आपको याद होगा एक बॉडी जो है वो सॉलिड है, एक सॉलिड बॉडी है और आप इसको हीट करना शुरू करते हैं और हीट करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। और अगर इसको फर्दर आप हीट करते रहेंगे तो ये गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो होता क्या है, सॉलिड में एक बॉडी है और आपने उसको हीट करना शुरू किया। हीट करने के कारण क्या हुआ, उसके जो पार्टिकल्स थे उन्होंने एनर्जी गेन की। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा, उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। उनकी मूवमेंट फास्ट होने के कारण क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स जो है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। और उसका रीज़न क्या होगा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ने का रीज़न ये होगा, मूवमेंट के कारण क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स जो होती है उसको ओवरकम करना बड़ा आसान हो जाता है। तो पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से दूर होना शुरू होते हैं। सॉलिड को आपने हीट किया, हीट करने पर जो उसने एनर्जी गेन की उसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या हुआ, उसमें मूवमेंट फास्ट होगी, जिसके कारण इंटर पार्टिकल फोर्सेस को ओवरकम करना उसके लिए आसान हो गया, जिसके कारण इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक होगी और ये पार्टिकल्स जो है उनके बीच का डिस्टेंस, जिसको हम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं, वो बढ़ गया। ठीक है जी, वो बढ़ जाएगा। अब सिमिलर चीज जो है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के वक्त होगा। आप उसे फर्दर हीट करते रहेंगे और जब आप उसे फर्दर हीट करेंगे तो फर्दर वो हीट को एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी और बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो हैं और ज़्यादा वीक हो जाएंगी और ज़्यादा वीक होने के कारण इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस जो हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्सेस बढ़ने के कारण वो लिक्विड से किस में, गैसियस मोड में आ जाएगा, है ना। मैटर जो है पहले सॉलिड से लिक्विड बना, तो लिक्विड से अब गैसियस स्टेट में आ जाएगा। सो अ स्टेज अप्रोचेस व्हेन द इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बिकम एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज़्यादा 100 टाइम्स ज़्यादा, बल्कि उससे भी ज़्यादा। एंड द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर आर कंप्लीटली कट ऑफ। एंड व्हाट हैपन्स एट दिस स्टेज, द पार्टिकल्स बिकम कंप्लीटली फ्री टू मूव अबाउट इन द होल स्पेस अवेलेबल टू देम। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, द बॉडी स्टार्ट्स बॉइलिंग। वो लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू कर देगा और जब लिक्विड बॉयल करना शुरू होगा तो लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट टू वेपर्स, गैसियस स्टेट में आना शुरू हो जाएगा। वैसे एक और बात बताऊँ, गैसियस स्टेट में वो पहले से ही आना शुरू हो जाता है, ओके। लेकिन जब बॉयल करता है तो बॉयल करते वक्त वो जो रेट होता है गैसियस स्टेट में आने का, वो बहुत तेज़ हो जाता है। मैंने जैसा आपको बताया, अगर पानी आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो वैसे भी इवेपोरेट होता रहता है, रूम टेम्परेचर पर भी इवेपोरेट होता रहता है। लेकिन जब आप उसे बॉयल करने लग जाते हैं उसमें और साधारण जो इवेपोरेशन है उसमें क्या डिफरेंस होगा, उसमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि लिक्विड अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो जो इवेपोरेशन होगी बड़ी स्लो होगी, और जब वो बॉयल करने लग जाएगा तो वो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है बड़ी तेज़ होगी। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। और एक और बात मैं बता दूं, हर प्योर लिक्विड का एक फिक्स पॉइंट होता है। जैसे अगर आप बात करते हैं वाटर की, वाटर जो है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, ये आपको पता होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। क्या है जी? ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ओके। जैसे आपने पीछे पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है एक प्योर सब्सटेंस का, वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट जो है प्योर सब्सटेंस का फिक्स होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी, वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज एक्चुअली द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच
a solid body starts melting, yeah, a solid body starts becoming liquid. So the temperature at which a solid body starts melting, it is known as melting point, and the temperature at which a liquid body starts boiling, it is known as boiling point. melting point और boiling point में difference है, लेकिन दोनों ही melting point और boiling point जो है, मैंने आपको पीछे बताया था melting point के बारे में कि वो basically एक ऐसा पॉइंट होता है जो आपको स्ट्रेंथ बता सकता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का. ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी आप ले सकते हैं. सो लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. तो याद रखना है, जितना ज्यादा हायर द बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो स्ट्रेंथ जो है उतनी ज्यादा होगी. ओके, मतलब ये पार्टिकल्स के बीच का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा. हायर द बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या मतलब है? स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स इज हाई. ओके, जो स्ट्रेंथ होगी इंटर पार्टिकल फोर्सेस की वो उतनी ज्यादा होगी. सो लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, उतनी कम स्ट्रेंथ होगी इंटर पार्टिकल फोर्सेस की. ठीक है, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा इंटर पार्टिकल फोर्स, जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना वीक होगा इंटर पार्टिकल फोर्स. जैसे आपने एक बड़ी कॉमन सी बात मैं आपको एक बताता हूँ एग्जांपल, एक जेन्युइन सी एग्जांपल हो जो आप डे टू डे लाइफ में देखते ही होंगे कि पेट्रोल जो है उसको आप ऐसे खुला छोड़ देंगे तो आपको इवेपोरेट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो हाईली वोलाटाइल होता है. ओके, वो हाईली वोलाटाइल होता है. ऐसे ही आप अल्कोहल लेंगे, ऐसे ही आप बेंजीन लेंगे. अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 338 केल्विन. देखिए, अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 338 केल्विन. ओके, आप अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, तो वो उसका होता है 338 केल्विन. ठीक है, कौन सा अल्कोहल? मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल का होता है 338 केल्विन. एक और नाम आपने सुना होगा एसीटोन. अगर आप एसीटोन की बात करते हैं, ये केमिकल्स हैं. एसीटोन की अगर आप बात करते हैं तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है, याद रखिए, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इज 329 केल्विन. जब आप वाटर की बात करते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, है ना. अगर डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में अगर आप देखेंगे तो 373 केल्विन. तो यहां पर सबसे कम जो है एसीटोन का है. इसका मतलब है इसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वीक है. मिथाइल अल्कोहल का इससे ज्यादा, ये 329 केल्विन है, ये 338 केल्विन है. तो इसका मतलब है एसीटोन से अगर आप मिथाइल अल्कोहल को कंपेयर करोगे तो मिथाइल अल्कोहल के जो दो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में फोर्स थोड़ी सी स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू एसीटोन के. और इन सब में जब आप कंपेयर करते हो वाटर को, तो वाटर जो है इन तीनों में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा है. क्यों पता लगा, कैसे पता लगा? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 373 केल्विन है. 373 केल्विन है, तो वाटर जो है इनमें उसका जो है, इन तीनों में वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, इसीलिए इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो हैं वो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी. एसीटोन का इन तीनों में सबसे कम है, 329 केल्विन है. तो एसीटोन जो है इन तीनों में उसके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स सबसे वीक होगा. और ये तो आप देख रहे हैं बीच में ही है 338 केल्विन. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. तो अगर इस तरह से देखा जाए तो एसीटोन जो है ये हाईली वोलाटाइल है. इस केस में वोलाटाइल मतलब जो रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाए, तो एसीटोन जो है यहाँ पर हाईली वोलाटाइल है. वाटर जो है इन तीनों में सबसे कम वोलाटाइल है. ठीक है, तो सच लिक्विड्स आर कॉल्ड वोलाटाइल लिक्विड्स. ऑन द अदर हैंड अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, एक और मैं आपको बताऊं, जैसे ग्लाइकॉल है. ग्लाइकॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 470 केल्विन है, इससे भी ज़्यादा, 373 केल्विन से भी ज़्यादा. तो यानी कि ग्लाइकॉल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फोर्स जो है, इंटर पार्टिकल फोर्स जो है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होगा, है ना. 470 केल्विन आप बता रहे हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट है. ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है 488 केल्विन है, तो उसका ग्लाइकॉल से भी ज़्यादा.
ग्लाइकॉल का बॉइलिंग पॉइंट है, देखिए मैं आपको अब बता रहा हूं, ग्लाइकॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, ग्लाइकॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 470 केल्विन। लेकिन जब आप बात करते हो ग्लिसरीन की, ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 488 केल्विन। ठीक है जी। तो ग्लाइकॉल 470 केल्विन पर बॉयल करता है, ग्लिसरीन 488 केल्विन पर बॉयल करता है। इसको ज़्यादा हीट आपको देनी पड़ रही है ना। तो इसका मतलब है इसमें इंटरपार्टिकल फोर्सेस जो है वो ग्लाइकॉल से ज़्यादा स्ट्रांग है, और इन दोनों का वाटर से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। वाटर 373 केल्विन पर बॉयल करता है, ग्लाइकॉल 470 केल्विन पर बॉयल करता है। तो ग्लाइकॉल जो है उसके पार्टिकल्स का इंटरपार्टिकल फोर्स जो है वो वाटर से ज़्यादा है, और ग्लिसरीन का ग्लाइकॉल से भी ज़्यादा है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस which have high boiling points have stronger interparticle forces of attraction, and such liquids are called non-volatile liquids. ऐसे liquids को हम non-volatile liquids बोलते हैं। ये काफ़ी देर तक evaporate नहीं होते, आप इनको ऐसे छोड़ देंगे काफ़ी देर तक ये evaporate नहीं होंगे। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं, we call them non-volatile liquids. So what are volatile liquids? Volatile liquids are those liquids in which the interparticle forces are weak. They can evaporate at room temperature. ठीक है। And non-volatile substances, ये मैंने volatile का अभी आपको definition दिया। volatile substances वो होते हैं जो अक्सर क्या होता है room temperature पर evaporate कर जाते हैं, लेकिन non-volatile वो होते हैं जो अक्सर room temperature पर evaporate नहीं करते। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? volatile substances अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये ऐसे substance होते हैं जिनका boiling point low होता है, और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू वोलेटाइल सब्सटेंसेस। और वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इस कारण से हम मानते हैं कि उसके इंटरपार्टिकल फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं। नॉन वोलेटाइल में बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इस कारण से हम मानते हैं कि उनके इंटरपार्टिकल फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग है। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अभी अभी हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा लिक्विड से गैस में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए हीट करना पड़ता है, लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए भी हीट करना पड़ता है। तो दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जैसे हमने मिथाइल अल्कोहल बोला, एसीटोन बोला, वाटर बोला, ये सब जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और दूसरे वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जैसे मैंने बताया ग्लाइकोल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, इनके बारे में मैंने आपको बताया, और बहुत सारे होते हैं, डाइफिनाइल ईथर होता है, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है हम उनको बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं? वी कॉल देम वोलाटाइल सब्सटेंसेस, दिस इज ए ओके। और जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है हम उनको बोलते हैं दैट दे आर नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस। वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस, ये दो तरह के सब्सटेंसेस। और फिर मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मेल्टिंग पॉइंट से आपको पता लगता था कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में या कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी जो है यही बताता है। जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, स्ट्रेंथ इंटरपार्टिकल फोर्सेस की उतनी हाई होगी। आपको याद होगा पीछे हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा, इंटरपार्टिकल फोर्सेस की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इंटरपार्टिकल फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट, और वो ये है, क्या होता है आपके पास सपोज करिए वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल करना शुरू करता है। ठीक है, आपको पता है स्टीम प्रोड्यूस होने का भी जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टेट जो होती है वो वेपर की होती है, स्टीम की फॉर्म में। तो आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने क्या किया था कि पानी में हमने आइस लिया था और उसमें एक हमने थर्मामीटर डाल के रखा, लैब थर्मामीटर, और चेक किया कि जब तक लास्ट आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर जो है वो
वाटर का रेज नहीं होता। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से है। अगर आप वाटर को बॉयल करना शुरू करते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है, ठीक है, और फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट हो जाता है जब तक पूरे का पूरा वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर। वंस वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल द वाटर हैज चेंज्ड इनटू स्टीम। तो यानी कि जैसे पूरी आइस मेल्ट जब तक नहीं होगी, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, वैसे ही जब तक पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक वो टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहेगा। इन अदर वर्ड्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। जैसे मैंने आपको बताया जब तक पूरे की पूरी आइस जो है वो मेल्ट होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो गई तब तक लिक्विड का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। वैसे ही जब तक पूरे का पूरा वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो गया तब तक टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इसके बाद हमने एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, मैं अब उसके बारे में बात कर लेता हूं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट को सुनकर आपको कुछ याद आया होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में आपने पढ़ा था। व्हाट वाज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? The amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid। याद है, आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे थे 1 kg सब्सटेंस को। यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, 1 kg ऑफ सब्सटेंस टू सॉलिड टू लिक्विड, और उसके लिए जितना हीट आपने प्रोवाइड किया था, द हीट प्रोवाइडेड टू चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, दैट वाज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ fusion. But now we are going to discuss latent heat of vaporization. It is something different. And what happens in latent heat of vaporization? Latent heat of vaporization में क्या होता है? It is the amount of heat energy required to change. It is amount of heat energy required to change liquids to vapors. ठीक है ना? लिक्विड को आपने गैसियस फॉर्म में लाना है। लिक्विड को आपको गैसियस फॉर्म में लाना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपने 1 kg लिक्विड को गैसियस फॉर्म में लाना है एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यू आर ट्राइंग टू चेंज 1 kg लिक्विड टू वेपर्स, एंड फॉर दैट यू हैव टू सप्लाई दैट लिक्विड विद हीट। आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो हीट एनर्जी जो आप यहां पर अभी प्रोवाइड कर रहे हैं 1 kg ऑफ लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये भी याद रखना है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कंडीशन याद रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, और 1 kg, 1 यूनिट आपके पास सब्सटेंस होना चाहिए। 1 kg लिक्विड है, उसको आपने वेपर में कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, द हीट सप्लाइड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड सब्सटेंस into its vapor form, into its gaseous form at atmospheric pressure at its boiling point. This is known as latent heat of vaporization. तो मैं आपको बताऊं, latent heat of vaporization of water is, याद रखना है आपने, latent heat of vaporization of water is what? It is 22.59 into 10 raised to power 5 joule per kg। ठीक है जी,
इट इज़ 22.59 इंटू 10⁵ जॉल पर केजी, और इसको हम ये भी बोलते हैं कि ये जो है ये 540 किलो कैलोरी के बराबर हो गया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, पर केजी। मतलब अगर आप जूल्स में बात करते हैं तो 22.59 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी पर केजी, या 540 किलो कैलोरी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे पर केजी, तब जाकर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो आप अटेन कर पाएंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर और स्टीम दे एग्जिस्ट टुगेदर। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बात की थी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, याद है, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, विच इज मोस्ट सूटेबल फॉर कूलिंग। तो हमने बात की थी कि आइस जो है वो मोस्ट सूटेबल है कूलिंग के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, क्योंकि वाटर में एनर्जी ज़्यादा होती है, वाटर के पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा कूलिंग नहीं कर पाएगी और ज़्यादा देर के लिए कूलिंग नहीं कर पाएगी। आइस जो है उसकी एनर्जी जो है कम होती है पार्टिकल्स की, तो वो ज़्यादा देर तक कूलिंग कर पाएगी और ज़्यादा समय के लिए कूलिंग कर पाएगी और जल्दी कूलिंग कर पाएगी। इसी तरह से आप बात करते हो फॉर हीटिंग, विच इज़ मोर सूटेबल, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप वाटर और स्टीम को कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा स्टीम जो है इसके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, है ना, इसके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। द पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है ना, यहां पर एक सिंपल सी बात है ना, वाटर जो है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी होगी, उसके पार्टिकल्स की एनर्जी जो होगी 100 डिग्री सेल्सियस पर वो कम होगी एज कंपेयर टू स्टीम के। स्टीम के जो पार्टिकल्स हैं उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। मैं जैसा आपको अभी बता चुका हूं, नो डाउट वाटर एंड स्टीम बोथ एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, both can exist at 100 degree Celsius, but the fact is that the particles of steam have more energy at 100 degree Celsius as when you compare it to water at 100 degree Celsius. ठीक है ना, तो heat energy equal to latent heat of vaporization has been absorbed. ये आपने बात याद रखनी है। The particles of steam at 100 degree Celsius have more energy as compared to particles of water at the same temperature, since during the change of state from water to steam, heat energy equal to latent heat of vaporization has been absorbed. So steam is more effective than boiling water for heating purposes. इसका मतलब है steam जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, छोटी सी बात है, स्टीम में ज़्यादा एनर्जी है, वाटर में कम एनर्जी है। यहाँ पर देखिए वाटर में ज़्यादा एनर्जी थी, आइस में कम। ओके, कूलिंग के लिए आपको यही जचता था, इसलिए आपने इसी का इस्तेमाल किया, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये कूलिंग कर सकता था और जल्दी कूलिंग कर सकता था। वाटर के साथ ऐसा नहीं था। यहाँ पर वाटर और स्टीम दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट कर सकते हैं और स्टीम की एनर्जी जो है एज कम्पेयर टू वाटर बहुत ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है स्टीम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा किसमें, हीटिंग। ठीक है, तो स्टीम इज मोर इफेक्टिव देन बॉइलिंग वाटर फॉर हीटिंग पर्पसेस। सिंपल। इसी तरह से एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, उसमें यह है कि कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, पर एक्सीडेंटली अगर कभी किसी के ऊपर गर्म पानी गिर जाता है, तो ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, ये बड़ा ही पेनफुल होता है। ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ हो, और हमें इसके बारे में इमेजिन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में बड़ी सारी इस तरह की चीज़ें जो है हमें पढ़ना पड़ता है। तो बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम व्हिच इज मोर स्वेयर, द बर्न्स कॉज्ड बाय वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर है, उसके कारण जो नुकसान होगा वो ज़्यादा है, या स्टीम के कारण जो नुकसान होने वाला है वो ज़्यादा है। तो सोचने वाली बात भी नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि स्टीम के कारण जो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगी, उसके कारण जो नुकसान होने वाला है, उसके कारण जो जलन होने वाली है, बर्न्स जो होने वाली है,
वो ज़्यादा खतरनाक होंगी, वो ज़्यादा स्वेयर होंगी। सो बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस आर मच मोर सिवियर देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, द बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस आर worse than water at 100 degrees Celsius. And what could be the reason? When both are at 100 degrees Celsius, the reason is that steam at 100 degrees Celsius has more heat. The steam at 100 degrees Celsius has more heat. And what is that heat equal to? It is equal to the latent heat of vaporization, 22.59 into 10 raised to power 5 joule. 22.59 into 10 raised to power 5 जूल पर केजी, है ना, इतनी एनर्जी होगी। देन बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की स्टीम, जो स्टीम है वो किसी के स्किन को टच करेगी और वहां पर कंडेंस होकर वाटर की फॉर्मेशन करेगी, तो वो वाटर जो है वो कितना ज़्यादा हॉट होगा, 22.59 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल। मतलब ये उसका इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसके अंदर, 22.59 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल। ये तो 1 kg अगर होगा तो, ठीक है ना। सो इट गिव्स आउट 22.59 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल पर kg मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड हेंस कॉजेज स्वेयर बर्न। इसीलिए बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो होगा, बहुत ज़्यादा जलन जो है इसके कारण होगी। तो अभी जो आपने पढ़ा वो था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट व्हेन यू हीट 1 kg ऑफ लिक्विड एंड इट चेंजेस टू वेपर्स। ओके, द हीट सप्लाइड टू 1 kg ऑफ लिक्विड to change it into its gaseous state at its boiling point at the atmospheric pressure. This is known as latent heat of vaporization. So what is latent heat of vaporization? Again, latent heat of vaporization is defined as the heat required by 1 kg of liquid to change to gaseous state at its boiling point at the atmospheric pressure. This is known as latent heat of vaporization. And latent heat of vaporization of water, जो सबसे कॉमन लिक्विड हम यूज में लाते हैं, it is 22.59 into 10 raised to power 5 जूल पर kg। यानी कि 1 kg वाटर जो है 22.59 into 10 raised to power 5 जूल पर kg एनर्जी जो है उसमें होती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वाटर इज़ मोर इफेक्टिव इन हीटिंग और स्टीम इज़ मोर इफेक्टिव इन हीटिंग। तो हमने पाया कि एट 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम जो है उसके पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वाटर से। तो सिंस इसके पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वाटर से, इसीलिए हीटिंग के लिए सबसे कॉमन तरीका जो है वो क्या होता है? स्टीम। आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर पार्टीज़ वगैरह अटेंड करते रहते होंगे तो वहाँ पर स्टीमर्स लगे होते हैं, कॉफ़ी मेकर्स होते हैं जो स्टीमर्स की फॉर्म में लगे होते हैं, और 1 मिनट में आप देखते हैं कि वो स्टीमर से मतलब विदिन सेकेंड्स, मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, विदिन सेकेंड्स उस कॉफ़ी को गर्म करके आपको पकड़ा दिया जाता है ना। तो कितनी जल्दी वो चीज़ हो जाती है। अगर उसी कॉफ़ी को 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में डालकर आप गर्म करने की कोशिश करोगे तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसी को अगर आपने स्टीम से गर्म करने की कोशिश की, चाहे वो आइस कोल्ड भी होता है, तो वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है। ओके, इसी के अलावा हमने ये भी पाया कि कौन सा सब्सटेंस, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस या स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस गिव्स मोर सिवियर बर्न, और हमने पाया कि मोर सिवियर बर्न्स आर गिवन बाय स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर वो ज़्यादा सिवियर बर्न्स जो हैं वो देते हैं, और उसका रीज़न ये होता है कि स्टीम जो है वो उसके पार्टिकल्स की एनर्जी एज़ कम्पेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। जल्दी ही हम एक और टॉपिक के साथ आएंगे। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर दूं, हम सिर्फ इस चैनल में नहीं हैं, मैथमेटिक्स विद BR शर्मा नाम से एक और चैनल है जिसमें सिर्फ हम मैथमेटिक्स के साथ डील करते हैं 9th-10th की। आप उसमें भी उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो ज़रूरतमंद हैं स्टूडेंट, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा सब्लिमेशन से रिलेटेड होगा।
हम सब्लिमेशन को डिस्कस करेंगे कि सब्लिमेशन एक्चुअली है क्या है, और फिर उसके बारे में बात करेंगे, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे प्रेशर का क्या इम्पैक्ट होता है, स्टेट को चेंज करने में प्रेशर का क्या इम्पैक्ट होता है। लास्ट में हम उसके बारे में भी एक बार डिस्कस ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा हमने अभी एक और टॉपिक पढ़ना है, और वो टॉपिक क्या है, गैशियस टू लिक्विड स्टेट। जो मैं अभी आपको बताऊं, जो मैंने अभी ये वाटर और स्टीम वाला जो किसमें एनर्जी ज़्यादा होती है ये हमने डिस्कस किया था, ये बेसिकली गैशियस टू लिक्विड स्टेट में ही है, कंडेंसेशन में ही है। लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे तो उससे रिलेटेड लगा, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। तो जल्दी ही हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए, घर के अंदर ही रहिए और पढ़ाई करिए, खूब सारी पढ़ाई करिए। इस मौके का फ़ायदा उठाइए। इसको कैद की तरह लेंगे तो नुकसान में रहेंगे, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा ही होगा। टेक केयर, गुड डे।